चले आज क्या आ जाए। चले आज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। On the basis of history and examination, what is your differential diagnosis? On the basis of history and examination, my differential diagnoses are number one, um, endometrial hyperplasia. हम्म। Number two is um, जुमला ऐड कौन कर ले, and which could be benign or malignant. which could be with atypia or without atypia. And number two is adenomyosis. हम्म। Number two is fibroid uterus. Number हम्म। three is adenomyosis, हम्म। and four is pelvic. Number four is endometrial polyp. ठीक है। अब आगे आप कह सकती हैं क्योंकि इसका एनी एनी मिलिगनेंसी। ठीक है। हम्म। endometrial polyp, and then उसके बाद मैडम pelvic inflammatory disease और any malignant disease of the uterus or cervix. हम्म। ठीक है। पीआईडी जरूर रखना जब विजाइनल डिस्चार्ज हो तो, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। हम्म। बल्कि दूसरे नंबर पे पीआईडी रखे तो बेहतर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब फोर्टी हाँ सिक्स मैडम। पे हाँ फोर्टी मैडम। हाँ सिक्स मैडम, उसकी कंप्लेन है तो उसमें आ सकता है ये। तो इसलिए सेकंड पे आपने तरतीब पीआईडी अच्छी रखना है। रखनी है। डिफरेंशियल का एक ही बहुत गुड पॉइंट है कि आपने तरतीब सही रखनी है। ठीक है। डॉक्टर पता जैसे ये इरेगुलर था, इसमें हम वो कह सकते हैं अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। वो मैं बताती हूँ, वही मैं बताने लगी थी कि एक इम्पॉर्टेंट आपने 40 से 45 ईयर जो एज होती है, इसमें आपने रखना है एक डायग्नोसिस पेरीमीनोपॉजल। उसको आप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस में भी इसी में ही आ जाएगा। और जब आप कहेंगे ना पहला डायग्नोसिस है शी इज पेरीमीनोपॉजल, ठीक है, तो उस इस ये एक जो डायग्नोसिस है इसके अंदर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है। जी। ओके। यस मैडम। ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? First of all, I would like to have all the baseline investigations, her complete blood picture with RBC indices, the TLC count, peripheral smear, देखिए, and आरबीसी इंडिसेस तो आप तब serum. पूछेंगी जब मैं आपको एचबी बताऊंगी। यस मैडम। ठीक है, तो तो मैं पूरा जुमला बोलना चाह रही थी कि आप पूरा एक साथ ही बता दें। हाँ, सीबीसी आपने पूछना है ऐसे, आई वांट टू डू हर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ओके। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज 7 ग्राम पर डेसिलीटर। and RBC indices ऑल रिड्यूस्ड। and platelet count and TLC count, नॉर्मल। and her peripheral smear, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। and also serum ferritin, नॉट डन। and her hepatitis profile. नेगेटिव। पूरा पूछा करें, ऐसे नहीं पूछनी। uh, आई वांट हर हेपेटाइटिस बी सरफेस urine. एंटीजन, एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज, एचआईवी एंटीबॉडीज, यूं पूछना है। हेपेटाइटिस प्रोफाइल ना पूछें आप। Okay. फिर एग्जामिनर हर का अगला सवाल हो गया, hepatitis surface व्हाट यू वांट इन antigen हेपेटाइटिस anti. प्रोफाइल। ठीक है, चले। Okay. Hepatitis B surface antigen anti HCV and anti HIV, एंटी एचसीवी एंटीबॉडीज, and a random एंटी एचआईवी एंटीबॉडीज, for. आसिया। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी एचसीवी जी मैडम। एंटीबॉडीज,
HIV एंटीबॉडीज, ये जुमला बोलना है, ठीक है, तीनों नेगेटिव है। and yes, yes, yes. And her fasting and 1 hour random blood sugar. Your patient is not pregnant, your patient is diabetic, uh, तो आप रैंडम भी मांग सकती ओ हैं। शिट, मैडम इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया मैम। हाँ मैं भूल गई थी मैडम। हर हाँ। हर फास्टिंग ब्लड एंड 2 hour random। रैंडम ब्लड शुगर इज 200। 200 mg/%। हम्म। एंड फास्टिंग इज फास्टिंग जरूरी नहीं है ना। if any hemoglobin A1C available, एट if any 8 मिलीमोल। hemoglobin A1C report available। 8 मिलीमोल। Okay, okay. And her urine complete analysis। 2 plus glucose urea and 15 to 20 pus cells। 15 to 20 plus cells। Okay. And any RBC in the urine detail report। जब पस सेल्स आ जाए ना तो इमीडिएटली आस्क फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। Okay। आरबीसी Urine आरबीसी culture and का sensitivity आरबीसी से का report क्या if ताल्लुक available। है? आरबीसी प्रेजेंट भी हो तो आपका कोई मकसद तो नहीं है ना उसमें। what do you want to know if मैडम यूरिन there is कल्चर एंड RBC is sensitivity। present or not? मैडम क्योंकि इसको पूरा यूरिन डीआरई इसका खराब है ना, ग्लूकोज भी है तो पल्स सेल्स भी है, तो मैंने कहा अब उसका रेड ब्लड सेल का भी पूछ लूं कि है कि नहीं है। नहीं नहीं, तो उससे करना क्या है? उससे क्या होगा? चलिए मैं अभी वैसे इसमें बोल तो कोई देती ऐसा हूँ। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको कोई हाँ, तो फिर लोइन जब पेन हो रहा फर्क है। नहीं पड़ा तो वाई टू वेस्ट टाइम। वाइवा आपका उधर चला जाएगा। और यूरिन यूरिन हम्म। कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट। नॉट डन। एंड हर अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड पेल्विस। एंटीवर्टेड यूट्रस, 10 into 8 into 7 centimeter in size. Endometrial thickness is 7 mm. Rest of the pelvic ultrasound is normal. एंड endometrial thickness it's diffuse। Yes, diffused. And any fluid in the endometrial cavity। No, or any hypoechoic mass in the myometrium। normal है सब, everything is normal। आवाज आ रही है ओके मेरी? मैडम देन जी जी मैडम आ गई है। अभी मैडम आई डोंट नीड एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Manage your patient. How will you ओके manage this patient? मैडम वन थिंग मैडम वन थिंग आई वुड आस्क to exclude if there is and if is there any endometrial sampling done of this patient। आपके पेशेंट ने आपको बताया था? नहीं, उसने हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ तो ब्लीडिंग के फिर बाद आई है मेरे पास। बस फिर। ओके ओके on the basis of the history and exam on the basis of the history and the examination बट and the आप laboratory मैं आपको एक investigations। इसमें पॉइंट ये बता दूं कि आप यहाँ पे पूछ लीजिए, बेशक आपके पेशेंट ने आपको कहा नहीं और आप यूं जुमला पूछ सकती है, ऑल्दो माई पेशेंट टेल मी देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल सैंपलिंग बट आई वांट टू आस्क इफ देयर इज एनी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग अवेलेबल और नॉट। ठीक है, अगर आपने इसको यूं पूछना है ना तो आप इसको यूं पूछ सकती हैं, ठीक है। यस मैडम। लेकिन पूछ लें हाँ मैं क्योंकि समटाइम्स हाँ इस ऐसा तरह होता से है पूछ सकते हैं। कि समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग आपको देना चाहे और अपना वाइवा उससे आगे चलाना चाहे। और समटाइम्स ऐसे होता है कि एग्जामिनर ये चाहता हो कि आप सैंपलिंग करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं। ठीक है।
सो दोनों चीजें हो सकती हैं आपके आपके जी केस मैडम। में। तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। यस मैडम। यस मैडम। तो मैडम जो है वो मुझे जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड द इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइडेड माय प्रोविजनल diagnosis is endometrial hyperplasia, and this diagnosis, whether it's with atypia or without atypia, will be further confirmed by doing endometrial sampling. तो हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? First of all, I will counsel my patient that she is having a heavy menstrual bleeding because of the endometrial pathology, that is the hyperplasia, and this is a non-malignant condition. And this is a Can I benign decide condition. at this stage And that this is a non-malignant? no, we cannot decide. Hmm. So you said that this is due to endometrial लेकिन pathology, हमारी which could be benign or which could be malignant, and it needs further और malignant. investigations. जुमला आपका ये होगा, दोबारा बोले जुमला। सना सुनती जाए और लिखती जाए, फिर आपने बोलने हैं ये जुमले। Uh, आई विल काउंसल द पेशेंट on the रिगार्डिंग द basis of the history and डायग्नोसिस। the investigation, यहाँ से शुरू I will करें। counsel my patient regarding the diagnosis that she is having the heavy irregular menstrual bleeding because of the endometrial hyperplasia, and it could be benign or malignant, which will be further confirmed by doing further investigations. I will counsel her that we will involve a multidisciplinary team in her management, senior gynecologist, the anesthetist, and the hematologist. And as my patient is anemic, first I will correct her anemia, and I will correct her anemia, and I will keep my patient on हाउ विल यू करेक्ट हियर antifibrinolytic. नीमिया? I will, because there is no, because the patient is having a because I should first I will correct anemia and prepare my patient for endometrial sampling, and for this I need to transfuse her at least a 3 pint pack cell. So maintain her hemoglobin at least above 10 grams per deciliter. And as patient is in the perimenopausal age, so I would like to do her endometrial sampling under a general anesthesia. If the facility is available, then I would go for the hysteroscopy and biopsy. And if it's expertise not available in my setup, then I would go for the diagnostic DNC for the endometrial sampling. अनीमिया के And अलावा कोई और कोमॉर्बिडिट है जिसको आपने एड्रेस करना है? डायबिटीज है मैडम, डायबिटीज है पेशेंट को, लेकिन वो कंट्रोल्ड है, और जो है कैसे वो कंट्रोल्ड है? आपकी 200 अब मैंने बताई है, इज इट कंट्रोल्ड? हाँ, थोड़ा सा इसको हम इसको बेहतर इस तरह से कर सकते हैं दैट फॉर द डायबिटीज हम वी कैन आई 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 फर्स्ट इसमें मैडम पेशेंट को एडमिट कर लूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा ना, एडमिट तो करूँ, उसका एडमिट एनीमिया करेक्शन। एडमिट किए बगैर डायग्नोस्टिक डीएनसी कैसे करेंगी? नहीं मतलब और भी थोड़ा पहले इसको एडमिट करूं, पहले उसका अनीमिया करेक्शन और उसका जो है शुगर प्रोफाइल करूं, सिक्स सिक्स शुगर प्रोफाइल करके उसका जो है वो एडमिट करके इसको फिर मैं जो है वो जब इसका जो है वो शुगर लेवल इम्प्रूव्ड हो तो फिर मैं इसको इन द मीन टाइम मैं उसको पैक्सल ट्रांसफ्यूज करूं, और फिर मैं उसको जो है वो अंडर जीए विद ऑल एक्सपर्टीज अवेलेबल मैं उसकी जो है वो डायग्नोस्टिक डीएनसी या जो है वो हिस्टेरोस्कोपी बायोप्सी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजें। फिर उसके बाद देन विल फॉलो द पेशेंट विद द रिपोर्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ओके आफ्टर ओके, टू मैं वीक यहीं पे अभी एंड इन स्टॉप द कर रही हूँ, ठीक है? आपने मैं आगे अभी नहीं चल रही, हिस्टोपैथोलॉजी पे नहीं तक आ गए हैं जी। इस देखिए, मैं एक दफा बता रही हूँ, आप इस पैटर्न को याद रख लीजिए। आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस अप टिल नाउ, दैट इज endometrial hyperplasia which could be benign and malignant, and which required further investigations in the form of endometrial sampling. For endometrial sampling, I will admit the patient. I will involve the multidisciplinary team involving the diabetologist,
histopathologist, anesthetist. I will Okay. do her VSL profile and control her blood sugar in liaison with the diabetologist. I will build up her anemia by giving her 3 pack cells, and I will prepare the patient for diagnostic DNC by taking the anesthesia fitness. After intermediate diagnostic DNC, I will follow the patient with histopathology report. बस 4 जुमले. ओके ठीक है. मैडम, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन का जुमला नहीं डाला ना हमने कि हम इसको एटलीस्ट 3 पैक सेल ट्रांसफ्यूज करेंगे डालना है. बिफोर बिफोर फिटनेस डायग्नोस्टिक ना, डीएनसी फिटनेस के से लिए, पहले। किसी भी प्रोसीजर के लिए आपकी एचबी को 10 होना जरूरी है. हाँ, और मैडम डायग्नोस्टिक डीएनसी भी, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इसको जो है वो जीए में करेंगे, तो हमें इसके लिए ऑलमोस्ट ईसीजी क्या, और ये ऑलमोस्ट क्यों इसकी, करना ही जीए में है. हाँ मतलब जीए में करेंगे तो हमें इसके लिए ईसीजी, इको और एक्सरे की भी फिटनेस चाहिए होगी। वो जब आपने जुमला एनेस्थीसिया फिटनेस पूर कर दिया ना, तो ये जो अच्छा, वो उसमें इन्वेस्टिगेशंस कवर। हैं, ये हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेशंस जो उसमें है कवर। ना एनेस्थीसिया फिटनेस के अंदर कवर हो जाती हैं. सही मैडम। तो जितने आप जुमले शॉर्ट करेंगी और कॉम्प्रिहेंसिव जुमला हो जो आपकी सारी बातों को कवर कर दे. चलें सना, बोलिए. मैनेजमेंट. सना है. सना का मेरा लगता है नेट चला गया शायद. चलें, कौन करेगा इसको यहाँ पे मैनेज, यहाँ तक मैनेजमेंट. मैं अभी आगे जान मैडम नहीं मैं कि करूँ? मैनेजमेंट में आपने क्या मैडम करना. मैं मैंने बोलूँ? भी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं दी. जी मैडम, मैं करूँ मैडम? जी करें. जी. I will counsel my patient regarding the diagnosis that her diagnosis of endometrial hyperplasia, which is causing her irregular and heavy menstrual bleeding. And this hyperplasia could be benign or malignant, and for that we need to get more investigations done, like endometrial sampling. And that will be conclusive for its nature, like benign or malignant. I will admit my patient and will address her comorbidities like anemia and diabetes. I will involve the multidisciplinary team that includes a diabetologist, a senior gynecologist, and histopathologist. And while she is admitted, I will do her blood sugar profile control and in liaison with the diabetologist. And I will build up my patient HB to the level of 10 with Paxil transfusion and get her anesthesia fitness done, and will prepare my patient for endometrial sampling based upon the facility our setup has, like hysteroscopic guided endometrial sampling or diagnostic DNC. And if none is available, we can do the pipal sampling. वेरी गुड. ठीक है. तो ये आपका एक बेसिक टेम्पलेट है. ठीक है. काउंसलिंग रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक अप टिल नाउ. अब प्लान क्या है. डायग्नोस्टिक डीएनसी है, उसके लिए मुझे एडमिट करना पड़ेगा. एडमिट कर लिया. अब वो अनीमिया डायबिटीज है, इन दोनों को एड्रेस करती हूँ. अकेले करूँ या 7 लोगों को मिलाना है तो मिलाना है. कम्युनिकेशन विद द कुलीग वाला पोर्शन करना है, तो वो उसमें किस किस को डालना है. हिस्टोपैथोलॉजिस्ट चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, डायबिटोलॉजिस्ट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी कोमॉर्बिड होगी तो उसके अंदर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइटरी एडवाइस करनी है. ठीक है. नेवर फॉरगेट डाइटिशियन. ये पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट है. ठीक है. इसके बाद आपका वाइवा चलना है. इसके बाद मैंने रखनी है आपके आगे, या एग्जामिनर ने रखनी है, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट. कोई बात नहीं सना, आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा. ठीक है. तो हम्म, आपने इसके बाद, अब मैंने आपसे, आपका वाइवा चलना है. मैंने कह दिया अच्छा जी, हिस्टोपैथोलॉजी सोज ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया. व्हाट इज योर मैनेजमेंट नाउ. जी आसिया.
Yes, madam. If the report it comes to be atypical, the endometrial hyperplasia with atypia, then we will counsel. I will counsel my patient that she is having the endometrial. She's Last having the one drop of heavy the menstrual bleeding because one of drop the of the endometrial changes, which are atypical changes, मेरे and मोबाइल से these changes बाहर शहरी के progress पास to the malignant endometrial. These changes can progress to the endometrial malignancy if not treated in time. I will counsel her that she needs to follow up properly. And as the patient has three children, first I will ask her fertility concerns, whether she wants to have, and she's 46 years old, you perimenopausal. don't have So fertility concerns. then I can put my patient over the intrauterine levonorgestrel, that is the Mirena, and then I will follow up my patient at 6 monthly interval and repeat her endometrial sampling. And if the changes are regressing, एटीपिया है, एटीपिया है आसिया। TH, madam, फिर TH. Patient has no fertility concerns and she is perimenopausal, so TH with bilateral self-injectomy. सेल्फ इंजेक्टमी क्यों करनी है? मैडम यही तो बोलते हैं कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप है तो उसमें ये पोस्ट अब ओवेरियन मेनोपॉजल के, है। नहीं सॉरी मैडम, पेरी मेनोपॉजल भी है, तो उसमें भी जो है वो अब स्टडीज आई हैं कि जो है ना वो फलोपियन ट्यूब के कैंसर्स होते हैं, तो वो फिलोपियन ट्यूब बेहतर है कि निकालें आप। ना, फिलोपियन ट्यूब निकालेंगे, बीएसओ नहीं करेंगे। मैं बीएसओ नहीं बोल रही मैडम, टीएच प्लस बायलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी बोल रही हूँ। आप यूजली हम वो सेल्फ इंजेक्टमी टीएच का पार्ट ही होती है। तो वो दिस वुड बी ये द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट पेशेंट। हाँ, तो यही और हम देन द कहना चाह रहे हैं एंड कि आप उसकी जब उसने कह दिया कि फर्टिलिटी डिजायर मेरी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको ऑफर करें कि जी मैं उसको ये दे दूंगी, ठीक है। और जो फॉलो अप है वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया को अगर कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है तो उसमें क्या देंगी, फॉलो अप कैसे करेंगी? मैडम ये जो गाइडलाइन है ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, उसमें एक जगह 4-5 लाइनों में छोटा सा लिखा हुआ है कि इवन एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में अगर पेशेंट फर्टिलिटी चाह रही है तो हम उसको माइरेना इंसर्शन करके फॉलो अप कर सकते हैं फॉर द रिग्रेशन ऑफ द हाइपरप्लेजिया। और अगर उसमें नेगेटिव बायोप्सी आ जाती है तो हम उसको इतनी कंजेक्टिव कंटिन्यू कर, नेगेटिव आ जाती हैं तो आपने टू बता टू 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 नेगेटिव बायोप्सीज नेगेटिव एट 6 मंथ इंटरवल, तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उन पेशेंट में जिनकी फर्टिलिटी डिजायर है। बिल्कुल, आप सही गाइडलाइन आपने सही पढ़ी है, गाइडलाइन सही सुना, लेकिन उसको आपने को रिलेट करना है अपने पेशेंट के साथ, ठीक है। मैं आपको शेयर करती हूँ, मैंने नो निकाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से ताकि आप लोग एक दफा उसको गो थ्रू भी हो जाए। ये ले ये देखें, ये देखें, हाउ शुड वुमेन विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया नॉट अंडरगोइंग हिस्टेक्टमी टू बी फॉलोड अप? Routine endometrial surveillance should be include endometrial biopsy. Review schedule should be individualized and be responsive to change in woman clinical condition. Review interval should be every 3 months, not 6 months. ये मैं आपको कहना चाह रही यस थी। मैडम, ये मैं हाँ, भूल गई हूँ क्योंकि मैं until काफी दिन two पहले ये गाइडलाइन। consecutive negative biopsies are obtained. In asymptomatic women with uterus and evidence of histological disease regression based upon a minimum of two consecutive negative endometrial biopsies. Long-term follow-up with endometrial biopsies every 6 to 12 months is recommended until hysterectomy is performed. ये मेरा सवाल था कि यस कब मैडम, तक फॉलो अप करना है?
मैडम डेफिनेट ट्रीटमेंट तो इसकी टीएच ही है। जब पेशेंट अपनी हाँ, फैमिली कंप्लीट कर ले तो फिर वी हैव टू प्रोग्रेस टू द हिस्टेक्टोमी। और आपने इसको 6 मंथली करते रहना है, और जैसे ही आपकी एक नेगेटिव बायोप्सी आती है उसको एआरटी के थ्रू प्रेग्नेंट करवाएं, ठीक है, और उसका बच्चा पैदा कराएं और उसको हिस्टेक्टमी ऑफर कर दें, ठीक है। यस मैडम। Disease regression should be achieved on at least one endometrial sample before women attempt to conceive, ठीक है। Women with endometrial hyperplasia who wish to conceive should be referred to fertility specialist to discuss the option attempting conception and further assessment and appropriate treatment, ठीक है। Assisted reproductivity may be considered as the live birth rate is higher and it may prevent the relapse compared with women who attempt natural conception, ठीक है। Prior to assisted यस reproduction, regression of endometrial hybrids should be achieved as this is associated with higher implantation and clinical pregnancy rates, ठीक है। फिर आगे हमारी बहुत एटिपिकल की मैनेजमेंट है कि हमने सिक्वेंशियल हाइपर एचआरटी देनी है या कौन सी एचआरटी देनी है, ठीक है। सो पहली ऑप्शन 46 पैरा 3, पहली ऑप्शन आपकी बनेगी हिस्ट्रेक्टमी, ठीक है। पेशेंट वांट सम फर्टिल, क्योंकि 3 बच्चे यस उसके मैडम। पास हैं, 46 हो गई है। अब मैं उसको फर्टिलिटी में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकूंगी, अगर वो चाह भी रही है कि मैं चौथा बच्चा पैदा करूं तो आपका जो मैडम पेशेंट। एक क्वेश्चन है मैडम मेरा। इस पेशेंट में तो पेशेंट मैडम टीएच की। जी आसिया क्या कह रही है, मुझे बात कट कट के आती है। मैडम मैं सही ये कि अगर एटीपी आए तो मैं इसको रिकरेंस भी हो सकता है, तो हमने डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो उसको देनी ही है अल्टीमेटली टीएच ही। तो हम अब इस पेशेंट में फिर हमें वेट नहीं करना चाहिए, इसे स्पेसिफिक जी प्रोसीड करना बिल्कुल, चाहिए और जी उसे हाँ, काउंसल करना चाहिए टीएच के लिए। एग्जैक्टली जी हाँ दिया, यही ट्रिक पॉइंट है बस यहाँ पे। जी हाँ दिया जी आप। मैडम। मैडम नॉर्मली 46 ईयर्स ऑफ द एज है, फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट्स तो है ही नहीं, स्टिल एक जैसे उसको एक फॉर्मल आपने सेंटेंस बोलना है इस केस के अंदर, और वी विल नॉट इवन टच दैट कि डू यू हैव गॉट सम फर्टिलिटी डिजायर। ऑब्वियसली इट्स नॉट एबल कि वो इस तो टाइम पे यही मैं इसकी आपको कह रही हम हूँ उसकी ना कि फुलफिलमेंट करें। ये आपने डिसाइड करना है कि यार तुमने फर्टिलिटी डिजायर कर रख, अगर तुम्हारी फर्टिलिटी डिजायर है भी तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव इट डेफिनेटली। यू हैव 3 चाइल्ड्स, यू हैव 3 किड्स, ठीक है। मैडम सो मैं बस पूछ रही हूँ कि हाँ, जैसे ये केस है, मैं इसमें हिस्ट्री लेते हुए या उसकी मैनेजमेंट बताते हुए उसको बोलूंगी, या मैं उसको तो skip, मैं मतलब अगर उसको लॉजिकली या वो जैसे हमने कहना था ना फोकस्ड रहे, तो मैं इसको स्किप कर जाऊंगी, मैं नहीं पूछूंगी। तो इसमें कोई आपको ये तो नहीं है कि वो कहेंगे कि आपने पूछा ही नहीं। नहीं आप पूछ सकते, जब आपने पूछा कि आप बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन को पूछने का मकसद फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट ही है, जी। ठीक है। तो 10 साल से अगर कि वो उसके क्या अभी प्रॉपर मतलब आईयूसीडी रखी भी है उसने, तो इसका मतलब है देयर इज नो फर्टिलिटी विश। जी जी। मैं तो अब वो मैडम सर राशिद दीदी को क्लास में ना वो था केस इसका फाइब्रॉइड का, रिकरेंट फाइब्रॉइड था, नली पेरिस थी, और उसकी एज वो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि जी जी फर्टिलिटी डिजायर क्या है, क्योंकि उसको दोबारा से फाइब्रॉइड हो गया। तो उसने कहा कि तुम क्यों पूछ रही हो बार बार, उस हम्म पे तुम उसको कुछ ऑफर कर सकती हो, जब तुम उस पे कुछ हाँ ऑफर कर ही नहीं सकती हो तो यू शुड नॉट आस्क इट अगेन एंड अगेन। बस एक दफा हल्का सा तुमने टच किया, नाउ जस्ट मूव ऑन। हाँ, बार बार अगर वो पूछने इस पे इंसिस्ट करेगी तो तुम हम्म। तो फिर अगर इसको इस फर्टिलिटी वाले पोर्शन को ऐसे पेशेंट में डालेंगी तो फिर आगे आप उसको ऑफर क्या देंगी। फिर ऐसे ही है एग्जामिनर मैडम, हाँ पूछेगा वो तो फिर अब बस ये 46 पे ऑफर मैं उसको काउंसल करूंगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब हो कुछ नहीं सकता था तो फिर पूछा क्यों। करना आपने था। तो अपनी पेशेंट को बताना है ना कि ऐसे ही है, जो आपको आप कुछ पैरा बता 3, आपके लेते तीन हैं। बच्चे हैं, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया आ गए, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हिस्टेक्टमी है, ठीक है। और
अगर स्टिल शी वांट्स कि जी मेरी मेरी यूट्रस प्रिजर्व कर दें, तो हम उसको प्रॉज एंड कॉन्स बता देंगे। फर्टिलिटी वाली बातें इस पैरा 346 में फिर मैं क्या करूं उसको? मैं तो कुछ भी नहीं दे सकूंगी उसको। ठीक है। सो फर्टिलिटी वाली बातें आएंगी, जी। कुछ पेशेंट्स होंगे अभी आके बॉर्डर लाइन में, जब आपका 28 साल की पेशेंट ओवरी में बॉर्डर लाइन ट्यूमर लेकर आएगी, तो उसमें हमने यही सारी बातें डिस्कस करनी है। मैं थोड़ा सा आपका ना ऑन्कोलॉजी का ये जो है ना शेड्यूल चेंज करती हूँ। अभी हम जुम्मा हफ्ता इतवार, सैटरडे तो पूरा आपका सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है। अभी ये 2 दिन आपका, कल फ्राइडे है, कल आप अपना ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल सी है ये कर लें। सैटरडे संडे जो है आप सर्वाइकल कैंसर और सिन के लिए रख लें। ठीक है। आई विल, मैं कुछ कोशिश करूंगी कि सैटरडे को भी आपका एक सिन का लाइव सेशन ले लूं। मैं कंफर्म नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ले लूं, ताकि आपका एटलीस्ट एंडोमेट्रियम और आपका सर्विक्स प्रिपेयर्ड हो जाए। फिर अगला पूरा वीक मैं मैडम, ओबी को दूंगी। मैडम आप जो हैं कल क्लास नहीं लेंगी ना? हाँ, कल नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी मेरी। अब सैटरडे और संडे को मैं देखती हूँ। लेकिन मैडम आप अभी जो है ना, अभी 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 मैडम, मैं थोड़ा ना स्टार्ट करें, पहले एंडोमेट्रियल सीए करना है, क्योंकि उसमें भी रेडियोथेरेपी और उसके मॉलिक्यूलर की स्टेजिंग है ना, वो बहुत है। एक क्लास आप वो दे दें, फिर उसके बाद आप भले शुरू करा दें, बीच में आएगा मीडियम सर्विक्स में मैं मिक्स भी होना शुरू आपको हो जाता है। एंडोमेट्रियम सीए कराने लगी हूँ ना अभी तो। वो भी करने लगे हैं, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, 8 मिनट है। उसमें कोई मुश्किल नहीं है। 2 मिनट का काम है वो तो। अभी मैं करा देती हूँ आपको। सही, ओके मैम। स्क्रीन नजर आ रही है अभी? डॉक्टर कुरत, कल और वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपने शेयर हाँ, नहीं वो की, ना नेट तो नहीं मेरी था ना, बीच में मिस नेट हो गई नहीं थी। था तो अपलोड नहीं हुई। हाँ जी, वो काफ़ी ज़्यादा पिछली नहीं है, तो मैंने हाँ। कल वाली तो बीच में मेरा भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो मेरी बीच में से हम्म। मिस हो गई थी। ये देखें। अच्छा जी। अब आपने ये मैंने जो आपको दी हुई है ना, बेशक इनके प्रिंट निकाल के रख लो। ठीक है। ये आपकी उसकी फीगो में से ही है। ठीक है। ये तो आपने रट्टे लगाने हैं। स्टेज 1 जो है कन्फाइंड टू द कॉर्पस, कॉर्पस है, यूट्राइन है और ओवरीज है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर फिर एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव आ जाते हैं। ए जो होती है वो आपकी लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम है। बी जो होती है ना, वो आपकी मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर रही होती है। सी जो होती है ना, वो एग्रेसिव टाइप होती है। 1C जो है वो एंडोमेट्रियम की एग्रेसिव है, और 2C जो है वो मायोमेट्रियम की एग्रेसिव है। ठीक है। अब जो इसमें जो 2 आती है ना, 2 के अंदर आपकी जो होती है ना, वो सर्वाइकल स्ट्रोमा भी आ जाता है। ठीक है। लिम्फोवास्कुलर स्पेस भी आ जाती है, मायोमेट्रियम भी आ जाती है। अगर सर्वाइकल स्ट्रोमा है तो 2A है, लेकिन ये स्टिल नॉन एग्रेसिव ही रहेंगी। जो एग्रेसिव है ना, वो सिर्फ C है, 1C और 2C। ठीक है। और 2A के अंदर आपका सर्वाइकल स्ट्रोमा आ जाता है, 2B के अंदर लिम्फोवास्कुलर स्पेस आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद 3 जो होती है वो आपकी लोको रीजनल स्प्रेड्स होते हैं। ए के अंदर जो होते हैं वो आपका यूट्रस के बाहर सर्विक्स पे हो जाता है। अब आपने ये देखें कि यूट्रस के ऊपर जो यूट्राइन सीए है ना, ये यूट्रस का सीए है, वो पहले यहां से नीचे जाएगा। यहां तक है तो ये सिर्फ 1 है। सर्विक्स में चला गया तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये फिर यहां से सिरोजा को जाएगा। ये यहां से सिरोजा को डायरेक्ट नहीं जाता। ठीक है। इसने यहां से सिरोजा को टच करना है, सर्विक्स को पहले खराब करेगा, फिर बाहर से ये सिरोजा पे जा रहा है यहां पे। फिर यहां से जो है ये आपकी दूसरी एक्सटेंशन जो होती हैं वो उसको चला जाता है। ओवरीज को तो यहां से जा सकता है यूं, लेकिन जो सिरोजा है ना ये वाली, इसको इसने सर्विक्स के थ्रू यहां से फिर जाना है।
समझ आ गई बात की? ये पॉइंट समझ आया है? मैडम ये दोबारा बता दे, नहीं समझ आया मुझे तो। ये देखो, ये यूट्रस है ना, सर्विक्स है, ठीक है। ये आपकी एंडोमेट्रियम है, ठीक है। आपकी जो वन है वो सिर्फ यहां तक है, एंडोमेट्रियम तक, ठीक है। या आपकी मायोमेट्रियम में आ रही है। अब ये यहां से स्प्रेड करके पहले सर्वाइकल स्ट्रोमा में जाएगा, सर्विक्स को इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब सर्विक्स में जाने के बाद ये बाहर से, ये जो सिरोजा है ना, ये सिरोजा है ना बाहर सारा, ये जी। सर्विक्स के बाद यहां से सिरोजा में जाना शुरू करेगा। मायोमेट्रियम के साथ घुस के यहां से सिरोजा में नहीं जाता। सिरोजा में जब जाएगा तो वो आपकी 3 हो जाएगी। समझ आई? और यहां से अगर ट्यूब्स और माया ओवरीज में जा रहा है तो वो 1 नहीं है, जी। ठीक है। ये ट्यूब्स ओवरी पड़ी हुई है ना, तो ये 1 में ही है यूं। लेकिन जब सिरोजा में यहां बाहर आ रहा है तो ये 3A आ रहा है। और अगर ये सर्विक्स में आ रहा है तो ये आपका 2 है, 2A है, ठीक है। तो स्प्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पहले सर्विक्स में जाता है फिर सिरोजा में जाता है। मायोमीट्रियम को पेनिट्रेट करके सिरोजा को नहीं करता। पॉइंट समझ आया? सूरत ओवरी जी और नहीं। फलोपियन ट्यूब को बता दें वन कैसे है। फुल ओवरी भी इन्वॉल्व हो सकती है ना, 1 में ही। स्टेज 1 जो होती है ना, उसमें ओवरी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये आपकी है, ये ट्यूब है, और ये पीछे ओवरी पड़ी हुई है। तो जो आपकी 1 है वो इस सारे को इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए तो 1 के अंदर, इसीलिए तो स्टेज 1 में भी आपने THBSO जरूर करनी है, ठीक है। क्योंकि एंडोमेट्रियल CA जो होता है वो स्टेज 1 में ही ओवरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसकी ओवरी नहीं छोड़नी होती, ठीक है। चले, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 आगे इसकी रट्टा लगाना है, ठीक है। 3 के अंदर आपका सिरोजा, एडिनेक्सा, फिर आपकी एक्सटेंशंस आना शुरू हो जाती हैं। A के अंदर जो होते हैं आपकी ओवरी और फिलोपियन ट्यूब भी आ सकती है। लेकिन ये देखो 1A3 वाला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो देखो ऊपर, नॉन लो ग्रेड एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमास लिमिटेड टू यूट्रस एंड ओवरी, ये वाले जो होते हैं ना, अगर एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमास है ना, वो 1A3 होंगे, उसको आप 3 में नहीं डालेंगे। यही बात मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि जो एंडोमेट्रिया 1A3 के अलावा वाले जो ओवरी के होंगे ना, वो आप उसको 3 में डालेंगे, 3A1 में डालेंगे। और फिर 3A2 जो है वो सब सिरोजा को भी इन्वॉल्व कर लेगी। सिर्फ इसमें ये बात याद रखने वाली है कि आपका जो सिरोजा है वो आपका मायोमीट्रियम से इन्वेड नहीं होता, वो आपका यहां से जाके इन्वेड होता है और फिर अंदर जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब सिरोजा आ रहा है तो वो स्टेज 3 होगी, ये याद रखें। अब ट्यूब जो हैं आपकी, ओवरी जो है आपकी 1 में भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, ट्यूब्स और ओवरी, और 3 में भी आ सकती हैं, ठीक है। जो 1 वाली हैं वो एंडोमेट्रियोइड्स हैं, लो ग्रेड। इसके अलावा अगर हाई ग्रेड आपके आ रहे हैं, एग्रेसिव ट्यूमर्स एंडोमेट्रियोइड के आ रहे हैं और उसमें ओवरी इन्वॉल्व हुई हुई है, तो उसको आपने 3A करना है, तो उसको आपने करना है 3A, ठीक है। 3A, और दूसरा क्या है, A3, 1A3, ठीक है, ठीक है। 3A1 और वो 1A3, ये जो हैं ये आपके लो ग्रेड हैं और ये आपके
हाई ग्रेड है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो A3 आपको मिल रही है ना ऊपर,